ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन गुला को देखते हैं जो कि अपने फियांसे फूमिंग और स्टेप सिस्टर गुयू का रोमांस मोबाइल में देख रही थी। वो उनके पास जाती है। गुयू फूमिंग से बोल रही होती है कि लाओ मर गई तो उसके साथ वो बुढ़ा भी मर जाएगा और हम पूरी गु फैमिली की प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। दोनों काफी ज्यादा खुश थे। तभी फूमिंग लाओ को वहां पर देखता है और वो हैरान हो जाता है। लाओ कहने लगती है कि तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। जो सुनकर फूमिंग कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा बदसूरत हो और तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, फिर भी तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो। तो लाओ तो उसे थप्पड़ लगा देती है। गुयू कुछ कहने वाली थी लेकिन लाओ उसे भी थप्पड़ जड़ देती है और दोनों को कहती है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए सुटेबल हो और वहां से चली जाती है। जिसके बाद लाओ का असिस्टेंट चैनली उसके पास आता है और कहने लगता है कि अगर आपने इस महीने शादी नहीं की तो आपके पास जो कुछ भी है ग्रैंडपा सब कुछ छीन लेंगे। ये आपकी प्लान डेट की लिस्ट है और उसे एक फाइल देता है जिसमें बहुत से लड़कों का डेटा होता है। नेक्स्ट सीन में लाओ एक लड़के से मिलने जाती है। जैसे ही वो लड़का लाओ का चेहरा देखता है तो वो तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और लाओ को कहने लगता है कि तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा डाउरी देनी होगी और तुम्हारे चेहरे पर भी बहुत गंदा निशान है। तो लाओ उसे ही सुना देती है और कहने लगती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुयू उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर तुम ब्लाइंडेड पर भी जाने लग गई। तो फूमिंग भी कहने लगता है कि मेरे सिवा कोई भी तुम जैसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ पर फूजेंग आ जाता है जो कि एक ब्लाइंड पर्सन था और वो लाओ से कहने लगता है कि अगर तुम सही समझो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, हम आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जो सुनकर लाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे जेंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वो उसे बताती है कि लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत बड़ा रेड निशान है। तो जेंग कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी फूमिंग कहता है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा हॉर्नी हो जो एक अंधे इंसान से शादी करने के लिए जा रही हो। लेकिन लाओ तो उल्टा उसे ही सुना देती है और साथ ही थप्पड़ भी लगा देती है, जो देखकर जेंग इस्तेमाल करने लगता है। लव जेंग को अपने साथ वहाँ से ले जाती है जिसके बाद दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लव तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो जेंग से कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा से हॉस्पिटल में मिलवाती हूँ। तो वो कहता है कि फर्स्ट मीटिंग थोड़ी ऑफिशियल होनी चाहिए और मुझे गिफ्ट और अच्छे से प्रिपेयर होना होगा, तो अभी तुम चले जाओ, मैं बाद में उनसे मिलूंगा। तो लव कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बेशक अंधा हूँ लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। तो लव वहाँ से चली जाती है। देन जेंग अपने चश्मे निकालता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अक्षर में वो अंधा नहीं था। वो मेरी सर्टिफिकेट देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पर जेंग का असिस्टेंट कार लेकर आ जाता है। इधर लाओ अपना मैरिज सर्टिफिकेट ग्रैंडपा को दिखाती है जिसे देखकर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो ग्रैंडपा से कहने लगती है कि अब आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाओ, अब मैं आपका कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। तो ग्रैंडपा ओके कहते हैं। देन दिखाया जाता है कि डॉक्टर लाओ को बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द ग्रैंडपा का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है लेकिन अभी कोई भी डोनर नहीं मिला है। जो सुनकर लाओ असिस्टेंट से कहती है कि जल्दी से जल्दी कोई डोनर ढूंढो। तो वो हाँ कहता है। उसके बाद लाओ अपने घर पहुंचती है जहाँ पर उसके स्टेप डैड लाओ को देखकर भड़क जाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा था और तुमने उसे मना कर दिया, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तो वो भी उन्हें सुनाने लगती हैं कि 8 साल तक मुझे ग्रैंडपा ने संभाला और उसके बाद जब ग्रैंडपा बीमार हुए तो आपने मुझे अब्रोड भेज दिया, तो आपने मुझे बड़ा नहीं किया है। जो सुनकर डैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि फूमिंग की हेल्प से मैं गु प्रॉपर्टी से ले सकता था और वो उसे मारने वाले थे। लेकिन लाओ साइड हो जाती है और डैड लाओ से कहने लगते हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो लाओ ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि मैंने शादी कर ली है और ग्रैंडपा ने सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी है, तो आप यहाँ से बाहर निकलो। जिसे देखकर डेड तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये जरूर फेक सर्टिफिकेट होगा, तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो। तभी वहाँ पर लॉयर आ जाता है जिसे देखकर डेड लॉयर से कहते हैं कि इसे चेक करो, ये जरूर फेक सर्टिफिकेट बनाकर सारी प्रॉपर्टी लेना चाहती है। तो लॉयर उसे बताता है कि नहीं, लाओ ने शादी कर ली है, ये फेक नहीं है। तो ग्रैंडपा की विल के अकॉर्डिंग गु फैमिली की वारिस लाओ होगी। जो सुनकर गुई तो हैरान हो जाती है और डेड सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसका चेहरा बिगाड़ने की पूरी कोशिश की कि कोई और लड़का इसे कभी पसंद ना कर पाए। गुई लॉयर से कहने लगती है कि मेरे डेड ग्रैंडपा के रियल सन है, तो वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो लॉयर बताता है कि ये ग्रैंडपा की विश है, तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर लाओ से कहता है कि अभी आप कंपनी को अच्छे से संभालने लायक नहीं बनी है, तो आपको डैड के नीचे रहकर अच्छे से काम सीखना होगा। जिससे डैड और गुई दोनों ही खुश हो जाते हैं। डैड कहते हैं कि ठीक है, आज से तुम गुई वाले डिपार्टमेंट में काम करोगी। तो गुई भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ, मैं इसे अच्छे से सिखा दूंगी। इधर जेंग का असिस्टेंट उसे लाओ के बारे में बताता है कि गु फैमिली की वो अडोप्टेड डॉटर है और उसके स्टेप फादर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उससे पूछने लगता है कि आपने उससे शादी क्यों की। तो जेंग याद करता है कि 7 साल पहले अब्रोड में लाओ अपने ग्रैंडपा से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था। तभी वहाँ पर जेंग जख्मी हालत में आ जाता है और लाओ तुरंत उसके पास आती है। लेकिन यहाँ पर जेंग असिस्टेंट से कहने लगता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो असिस्टेंट जेंग को बताता है कि 2 दिन बाद फूमिंग की एंगेजमेंट पार्टी है, तो आपको वहाँ पर जाना है। तो जेंग असिस्टेंट से कहता है कि तुम लाओ को भी वहाँ जाने के लिए तैयार करो। एक सीन में लाओ अपना ऑफिस ज्वाइन करती है जहाँ पर गुयू लाओ को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये न्यू कमर है। तो कियान लाओ की इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हें यही मिली थी, इसका चेहरा तो देखो कितना बदसूरत है। जो सुनकर गुयू को तो काफ़ी खुशी होती है लेकिन वो कियान को डांटने का नाटक करने लगती है। लाओ से कहती है कि मैंने तुमसे फूमिंग को छीन लिया, मैं जल्दी तुमसे ये सब कुछ भी छीन लूंगी। तो लाओ उसकी ही इंसल्ट कर देती है जिससे गुस्से में गुयू कियान से कहती है कि इसे प्रोजेक्ट की फाइल दो
और उसे कहने लगती है कि अगर 3 दिन में तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लिया तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से दफा हो जाना। वहीं एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि इस प्रोजेक्ट को तो गुयू 1 महीने में भी नहीं ले पाई थी। तो लाओ गुयू से कहने लगती है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट 3 दिन में ले लिया तो क्या तुम मुझे अपनी पोजीशन दे दोगी। जो सुनकर गुयू कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही और कॉन्फिडेंट लग रही हो। वहीं पर कियान कहने लगती है कि अगर तुमने 3 दिन में ये प्रोजेक्ट ले लिया तो मैं तुम्हें अपनी जनरल मार्केटिंग की पोस्ट दे दूंगी। तो लाओ ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में लाओ चैनली के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर चैनली उसे बताता है कि क्या तुम अपने प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर को जानती हो। तो लाओ कहती कि नहीं। तो चैनली उसे कहता है कि वो तुम्हारा नया हस्बैंड फूजेंग है, और इतना ही नहीं वो फूमिंग का एल्डर ब्रदर भी है। जो सुनकर लाओ तो हैरान हो जाती है। तो चैनली उसे बताता है कि उसे प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लाओ तुरंत जेंग से मिलने के लिए जाती है। जेंग जैसे ही लाओ को आते हुए देखता है तो अंधा बनने का नाटक करने लगता है। तो लाओ से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या काम है। तो वो कहती कि नहीं कुछ भी नहीं, मैंने बस तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वो कहता है कि फिर ठीक है मैं चलता हूँ। तो लाओ से रोकते हुए कहने लगती है कि मुझे तुमसे एक काम था, मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हारे साइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो उसे कहता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहने लगती है कि इसमें हम दोनों ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो जेंग कहता है कि मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे बस एक रिवॉर्ड दो, और उसे किस करने का इशारा करता है। तो लाओ तुरंत उसके गालों पर किस करती है और उसे पेपर्स पर साइन ले लेती है, और साइन देकर काफ़ी खुश हो जाती है। जेंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ डिनर पार्टी में चलना होगा। तो वो तुरंत मान जाती है। इधर कियान गुयू से कहती कि मैं अपनी पोजीशन उसे नहीं देना चाहती, प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ करो, मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों से कितना कुछ किया है। तो गुयू कियान से कहने लगती है कि तुम ही सोचो, वो अंधा तो हमें कितना ज़्यादा इग्नोर करता था। जो प्रोजेक्ट हम इतने टाइम से नहीं ले पाए वो गुयू एक ही दिन में कैसे लेकर आ गई। कियान सोचने लगती है और कहने लगती है कि उस लड़की ने ज़रूर अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया है, मैं उस जैसी लड़की को अपनी पोजीशन नहीं दूंगी। और तुरंत लाओ के पास जाकर उसे सुनाने लगती है कि तुमने गंदे काम करके ये प्रोजेक्ट लिया है, जल्दी अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम जैसी लड़की यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती। तो लाओ उसे ही सुनाने लगती है कि तुम अपने जैसे सबको समझ रही हो, इतने सालों से तुम इस कंपनी में काम करती हो, तुमने कितना काम किया और कैसे काम किया है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तो कियान लाओ को धमकाने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं सबको वीडियो भेज दूंगी। तो लाओ कहती है कि ठीक है तुम अपनी वीडियो भेजो, मैं अपनी भेजती हूँ। और लाओ सबको फोटो भेज देती है जिसमें कियान एक क्लाइंट के साथ थी। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि कियान ने तो क्लाइंट के साथ चक्कर चलाया है। अच्छा तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सब करती है, जिसे देखकर कियान तो परेशान हो जाती है। और लाओ कियान से कहती है कि तुम खुद कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती हो और सबको खुद के जैसा समझ रही हो। तो कियान को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो लाओ को काफ़ी सुनाने लगती है। तो लाओ भी उसे थप्पड़ लगा देती है। कियान कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लाओ और जेंग एक दूसरे को अपना कार्ड देते हैं। जेंग लाओ से कहने लगता है कि तुम दोनों ही कार्ड संभालो, और सोचने लगता है कि मेरे कार्ड में ऑलमोस्ट 200 मिलियन है, तुम आराम से इसे स्पेंड कर सकती हो। एक्चुअल में जेंग जियांग ग्रुप का सीईओ होता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट होती है। वही लाओ सोच रही होती है कि मेरे कार्ड में 200 मिलियन है और इससे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लाओ भी सू ग्रुप की प्रेसिडेंट होती है और उसकी आइडेंटिटी भी सीक्रेट होती है। दोनों एक दूसरे को अपना कार्ड दे रहे होते हैं। यहाँ पर जेंग उससे कहने लगता है कि हस्बैंड होने के नाते मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम इस कार्ड में जितने पैसे चाहो यूज़ कर सकती हो और बाकी के तुम सेविंग कर सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है पहले मैं हमारे लिए एक अच्छा सा बेड लूँगी, क्योंकि तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मल बेड तुम्हें सूट नहीं करेगा। जिससे जेंग इस्तेमाल करने लगता है। जिसके बाद लाओ फ्रेश होने के लिए जाने लगती है और वहीं पर कपड़े खोलने लगती है। तभी उसे याद आता है कि आज तक तो मैं अकेली रहती थी, लेकिन अब मैं जेंग के साथ रहती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तो दिखाया जाता है कि जेंग भी फ्रेश होकर आ जाता है, और जैसे ही लाओ उसकी बॉडी देखती है तो वो तो अमेज्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझे इसे सिड्यूस करना चाहिए। और वो बॉडी क्रीम लेकर जेंग से कहने लगती है कि मैंने एक नई क्रीम खरीदी है और तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए इसे अप्लाई कर देती हूँ। और उसे टच करते हुए क्रीम अप्लाई करने लगती है। तभी जेंग भी उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा ये निशान आज कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। तभी लाओ को कुछ याद आता है, वो तुरंत जेंग से दूर होकर कहती है कि आज मेरे चेहरे पर कुछ लग गया था, जिसकी वजह से स्वेलिंग ज़्यादा हो गई है। और तुरंत बाथरूम में जाकर अपने निशान को देखने लगती है और कहती है कि आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा निशान बन गया है। शुक्र है कि ये देख नहीं पाता, वरना इसे पता चल जाता कि ये नकली है। इधर डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि लाओ की हिम्मत कैसे हुई एक अंधे इंसान से शादी करने की। मॉम कहने लगती है कि ज़रूर उसने ये सब प्रॉपर्टी लेने के लिए किया होगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन लोगों से कहने लगती है कि आपके कहने पर मैंने लाओ पर नज़र रखी। तो एक आदमी मिलने आया हुआ है, जो सुनकर गुयू कहने लगती है कि उसकी तो शादी हो चुकी है, फिर भी वो बाहर आदमियों से मिलती है। इधर चैनली लाओ से मिलने के लिए आया था। वो उसे बताता है कि जिसका आपने प्रोजेक्ट लिया था उसका सीईओ आपसे मिलना चाहता है। तो लाओ कहती है कि वो तो एक प्ले बॉय है, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं मिलूंगी। और चैनली से कहती कि आज के बाद हम ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ की प्रोजेक्ट की मैनेजर बन चुकी हूँ और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि ये सब जेंग को पता चले।
तो चैनली ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर गुयू और मॉम आ जाते हैं और लाओ से कहने लगते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम बाहर मुंह मार रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बताओ मुझे कि वो आदमी कहाँ पर है। मॉम लाओ से कहने लगती है कि अगर तुम हमें अपनी प्रॉपर्टी दे दोगी तो हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन लाओ तो साफ साफ मना कर देती है। तो मॉम कुछ लोगों को बुलाकर कहती है कि तुम ज़्यादा ही हॉर्नी फील कर रही हो ना, तो ये लोग तुम्हें कंपनी देंगे। सोचने लगती है कि सुन फैमिली के गू फैमिली में 10% शेयर है, अगर हम लाओ को मिस्टर सुन को दे देते हैं तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो लाओ कहने लगती है कि अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मॉम आदमियों को उसे उठाकर ले जाने के लिए कहती है। दिन दिखाया जाता है कि लाओ को बांधकर मिस्टर सुन के सामने लाया जाता है। डैड मिस्टर सुन से कहते हैं कि अब यह आपकी हुई। वो बहुत ज़्यादा गंदी नज़रों से उसे देखता और मॉम डैड दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सुन लाओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी लाओ जोर से उसे मारती है, तो वो भी गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है जिससे लाओ बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जेंग आ जाता है और लाओ को बचाता है। जैसे ही मिस्टर सुन असिस्टेंट को देखता है तो उससे कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि तुमने हमारी यंग लेडी को परेशान किया है तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। जो सुनकर वो तो डर जाता है और उसे पता चलता है कि एक्चुअल में फू जेंग जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो जेंग से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है, मुझे तो इसके डैड ने से दिया है क्योंकि वो इससे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो जेंग गुस्से में कहता है कि जो तुम आज जिसके साथ करने वाले थे वो तुम्हें गुयू के साथ करना होगा। तो मिस्टर सुन तुरंत मान जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर लाओ को अभी तक होश नहीं आया था। असिस्टेंट जेंग को बताता है कि मिस्टर सुन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो जेंग कहता है कि जब वो अपना काम कर देगा तो उसे करप्शन के केस में फंसा देना। असिस्टेंट जेंग से पूछने लगता है कि लाओ के मॉम डैड ने मिलकर आपकी मॉम को मारा है, तो आप लाओ से इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो जेंग कहता है कि उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी लाओ को होश आता है और वो डरती हुई उठती है। तो जेंग तुरंत उसे गले लगा लेता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। तो लाओ कहती है कि मैं अपने स्टेप डैड को नहीं छोड़ूंगी, उसने ये सब कुछ किया है। तो जेंग कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो और उसे एक रिंग पहनाता है, जिसे देखकर लाओ सोचने लगती है कि ये तो बस ऑर्डिनरी रिंग होगी, वैसे भी फू फैमिली में इसका कोई भी स्टेटस नहीं है, फिर भी इसने पैसे जमा करके मुझे ये रिंग दी है तो मैं इसे और ज़्यादा अच्छे से बिहेव करूंगी। फिर लाओ वहाँ से जाने लगती है। तो जेंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो सोचने लगती है कि अगर ये मेरे साथ गया तो वो लोग इसका अंधे होने का मजाक उड़ाएंगे, तो वो मना करती है, लेकिन जेंग जिद करने लगता है तो फिर उसे मानना पड़ता है। इधर डैड काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि मिस्टर सुन ने यूई के साथ जो करना था वो कर दिया होता है। वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, मैंने तो उसे लाओ को दिया था। तो मॉम कहने लगती कि ये जरूर उस लाओ के ही काम होंगे, उसने मिस्टर सुन को अच्छे से खुश नहीं किया होगा, तभी ये सब कुछ हुआ होगा। डैड गुयू से कहने लगती कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर गु लाओ और फुजेंग आ जाते हैं, जिसे देखकर डैड लाओ को मारने वाले थे, तभी जेंग उसे रोक देता है और कहने लगता है कि मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जो सुनकर डैड कहने लगते हैं कि कौन तुम्हारा फादर इन लॉ है, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ नहीं हूँ। मॉम लाओ से कहने लगती है कि तुमने पैसों के लिए इस अंधे इंसान से शादी कर ली, हमें ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो लाओ कहने लगती है कि तुम्हारी मंजूर होने या न होने से किसे फर्क पड़ता है, अगर मैंने शादी कर ली है तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, और रही बात पैसों की तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तो डैड कहने लगते हैं कि तुम भूलो मत कि अभी भी मैं पूरी क्यू फैमिली को संभाल रहा हूँ। तो लाओ कहती है कि तुम बस टेम्परेरी से संभाल रहे हो, एक्चुअल में तो ये मेरी ही है, और अगर मैंने ग्रैंडपा को ये बता दिया कि तुमने अपने फायदे के लिए मुझे बेचने की कोशिश की है तो वो तुम लोगों का क्या करेंगे तुम अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ, और अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर पूरी फैमिली को बाहर निकलवा देती है। सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सुन की बेटी आ जाती है और वो खींचकर गुयू को थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को सिड्यूस करने की, वो तुम्हारी वजह से करप्शन के केस में फंसे हुए हैं। मोम अपनी बेटी को बचाने जाती है तो वो लड़की उससे भी फाइट करने लगती है, तीनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और ये देखकर लाओ को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो लड़की गुयू को धमकी देती है कि अगर तुम कहीं भी मुझे मिल गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से चली जाती है। लाओ भी जेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। गुयू मोम के गले लगकर रोने लगती है कि अब क्या होगा, अगर उसने ग्रैंडपा को बता दिया तो हमें ग्रैंडपा अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देंगे और मुझे अपनी जॉब भी खोनी पड़ेगी। तो मॉम कहने लगती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर वो बुढ़ा रहा ही नहीं तो क्या ही कर लेगा, वैसे भी हॉस्पिटल में सारी नर्सेस हमारी ही है। इधर लाओ काफी ज्यादा खुश थी और जेंग से पूछने लगती है कि जो कुछ भी मिस्टर सुन के साथ हुआ वो तुमने किया। तो वो कहता है कि उसने तुम्हें परेशान किया तो वो इतना तो डिजर्व ही करता था। तो लाओ से थैंक यू कहने लगती है। तो जेंग कहता है कि बस इतना सा। तो लाओ समझ जाती है और जैसे ही वो उसे किस करने जाती है तो वो अपना फेस घुमा लेता है और उनकी सडन लिप किस हो जाती है, जिससे दोनों ही थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी लाओ को हॉस्पिटल से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तुम तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर लाओ को बताता है कि अचानक से ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, अभी तो हमने इनको दवाई देकर शांत कर दिया है लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करनी होगी। तो लाओ कहने लगती है कि अभी तक हमें डोनर नहीं मिला है। तो जेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। इधर डैड शेयर होल्डर की मीटिंग रख लेते हैं और कहने लगते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और एक नकली विल के साथ अनाउंसमेंट करवाते हैं कि आज के बाद गू फैमिली को वही संभालेंगे। सभी शेयर होल्डर आपस में बातें करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले तो ग्रैंडपा ने कहा था कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी गुलाओ को देंगे, ऐसे वो अचानक से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो डैड कहने लगते हैं कि ग्रैंडपा को पता है कि लाओ के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा।
और सोचने लगता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे ये प्रॉपर्टी कैसे छीनती हो। तभी वहाँ पर लॉयर के साथ आ जाती है और सबको बताती है कि डैड ने नकली कागज बनवाए हुए हैं। डैड कहने लगते हैं कि ये झूठ बोल रही है। तो लॉयर अनाउंस करता है कि मेरे पास ग्रैंडपा के हाथ से लिखे हुए कागज हैं जिसमें उन्होंने सारी प्रॉपर्टी लाव को दी है और उन्होंने अपनी विल कभी भी चेंज नहीं की और इस चीज के बारे में कभी भी ग्रैंडपा ने मुझसे बात भी नहीं की। तो डैड को तो कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। मॉम, डैड और गुयू फिर से टेंशन में आ चुके थे कि अब वो उस प्रॉपर्टी को कैसे ले। तो मॉम फिर से एक प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन फूमिंग और गुयू की एंगेजमेंट का होता है जहाँ पर लाओ और जेंग भी जाते हैं। जैसे ही गुयू वहाँ पर लाओ को देखती है तो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लाओ कहती है कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। तो फूमिंग जेंग से कहने लगता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा बदसूरत है, आप तो देख नहीं सकते इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जेंग उससे ही कहने लगता है कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए, वरना चुप रहना ही बेटर होता है। तो सुनकर फूमिंग की मॉम मिसेस फो जेंग पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरे बेटे की शक्ल अच्छी नहीं है, जबकि तुम्हारी वाइफ लाव इतनी बदसूरत है, वो हमारी फैमिली में बिल्कुल भी सूट नहीं करती। सू ग्रुप की प्रेसिडेंट का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। तभी वो लाव की उंगली में रिंग देख लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली की रिंग इसे पहनाने की। तो जेंग कहता है कि ये रिंग मेरी मॉम की है और मेरी वाइफ के पास ही जाएगी, और वैसे भी तुम लोगों ने मेरी मॉम को मारा है और उसके बाद ही तो तुम इस घर में आई हो, मुझ पर अकड़ जमाने की जरूरत नहीं है। तो फूमिंग लाओ से कहने लगता है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी वीडियो सबको दिखा दूंगा, मेरे पास तुम्हारी बहुत सी वीडियो है। तो लाओ हंसने लगती है और गुयू की ही किसी और आदमी के साथ वीडियो दिखा देती है, जिसे देखकर गुयू तो हैरान हो जाती है और फूमिंग से कहने लगती है कि लाओ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। फूमिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुयू से कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ, मुझे साफ साफ वीडियो में दिख रहा है, अब मुझे तुमसे शादी करने से पहले सोचना होगा, मुझे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर जेंग के डैड मिस्टर फू आ जाते हैं और जेंग से कहने लगते हैं कि कुछ भी कहो तुम्हारी मॉम सही कह रही है, ये लड़की हमारी फैमिली को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा बदसूरत है, तुम्हें जल्द से जल्द इसे डिवोर्स देना होगा। तुम्हारे लिए सू ग्रुप की प्रेसिडेंट का रिश्ता आया है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो सुनकर जेंग तो उन पर भड़क जाता है और कहने लगता है कि मेरी मॉम बहुत पहले मर चुकी है और अब सिर्फ मेरे एक ही डैड है जो कि मेरे ग्रैंडफादर है, इसलिए आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। तभी लाओ उन लोगों से कहने लगती है कि आखिर कौन सू फैमिली की प्रेसिडेंट है, मैं भी तो देखूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसे गुयू ने पैसे दिए थे और मिसेस वू से बड़े प्यार से बातें करने लगती हैं। वो लाओ से कहने लगती है कि तुम जेंग को छोड़ दो क्योंकि वो बस मेरा है। तो जेंग उसे मना कर देता है। तो वो लड़की जेंग को सुनाने लगती है कि शायद तुम अंधे हो, इस वजह से तुम देख नहीं पा रहे हो कि ये लड़की कितनी ज्यादा अगली है, ये तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और लाओ को काफी कुछ सुनाने लगती है। तो लाओ भी उसे थप्पड़ लगा देती है और जेंग से कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, ये फेक प्रेसिडेंट है, ये तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। तो जेंग लाओ से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये फेक है। तो लाओ सोचने लगती कि मैं ऐसे नहीं बता सकती कि एक्चुअल में मैं ही सू ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तो वो कहती है कि क्योंकि मैंने मिस सू के बारे में बहुत कुछ सुना है जिससे मुझे पता चल गया कि ये वो नहीं है। तो जेंग कहने लगता है कि मुझे तो लगा कि वो तुम ही हो। तो लाओ कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो बस गू फैमिली की एक जनरल मैनेजर हूँ। मिस्टर फू फिर से जेंग को समझाने लगते हैं। तो जेंग गुस्से में कहता है कि मैं बस एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और इसे छोड़ के कभी भी नहीं जाने वाला हूँ। तो मिस्टर गू गुस्से में से कुछ कहने वाले थे, तभी मिसेस फू कहने लगती है कि तुम दोनों बाप बेटे ऐसे मत लड़ो, वैसे भी इस बेकार सी लड़की के चक्कर में इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। और जेंग से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम अपने डैड को तो रिस्पेक्ट दे सकते हो। और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। तभी लाओ ड्रिंक उठा लेती है और उसे फेंक देती है, जिसे देखकर मिस्टर फू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लाओ दोनों को ही सुना देती है, जिसे देखकर फूमिंग लाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड से ऐसे बिहेव करने की, जल्दी नील डाउन होकर उनसे माफ़ी मांगो वरना तुम उस होटल से नहीं जा पाओगे। लाओ से कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। तभी चैनली को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ग्रैंडपा उठ चुके हैं। लाओ तुरंत वहाँ से जेंग को लेकर चली जाती है। गुई सोचने लगती है कि अब वो बुढ़ा जा गया है और वो सारी प्रॉपर्टी लाओ को देना चाहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इधर ग्रैंडपा को होश आ गया था और ग्रैंडपा जैसे ही जेंग को देखते वो कहते हैं कि क्या ये मेरा सन इन लॉ है। तो वो हाँ कहती है। ग्रैंडपा ध्यान से जेंग को देखते और कहते हैं कि क्या ये अंधा है। तो लाओ कहने लगती कि नहीं, इसकी आंख में चोट लग गई है। और ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जेंग से कहने लगते हैं कि मेरे बाद तुम ही लाओ का अच्छे से ख्याल रखना, तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। लाओ ग्रैंडपा को रेस्ट करने के लिए कहती है और जेंग को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद लाओ चैनली से पूछती है कि क्या तुमने पता किया कि किस इंसान ने ग्रैंडपा की दवाइयाँ बदली थी। तो चैनली उसे बताता है कि उसमें आपके स्टेप डैड का ही हाथ है। लाओ कहने लगती है कि प्रॉपर्टी के पीछे इस इंसान ने अपने डैड तक को नहीं छोड़ा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर चैनली उसे बताता है कि जियांग ग्रुप के सीईओ आपके साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं। तो लाओ कहती है कि आखिर वो बुड्ढा मुझसे क्यों मिलना चाहता है। ये सब जेंग भी सुन रहा था। जैसे ही लाओ जेंग को बुड्ढा कहती है तो जेंग असिस्टेंट का गला पकड़ लेता है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि आपने ही तो मुझसे कहा था कि आप बेकार सी डेट पर नहीं जाना चाहते, तो मैंने आपके कहने पर ये बात फैला दी कि आप मिडिल एज हैं।
एक्शन ऑफिस का होता है जहाँ पर कियान लाओ को एक फाइल देती है और उसे कहती है कि ये गुयो ने तुम्हें भिजवाई है। जैसे तुमने पिछली बार उस आदमी को सिड्यूस करके कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वैसे ही तुम्हें एक हफ्ते में जियांग से भी कॉन्ट्रैक्ट लाना है। तुम तो इस काम में माहिर हो ना। लाओ से कहती है कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है और उसे डराने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अच्छा खासा सबूत है कि तुम कंपनी के फंड को चुराकर अपने इस्तेमाल में लेती हो, और अगर ये सबूत कहीं हाथ लग गया तो पता है ना कि क्या होगा। जो सुनकर कियान तो डर जाती है और लाओ को खुद के साथ ले जाकर उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे जेल मत भेजना, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। तो लाओ से कहती है कि तुम गुयू पर अच्छे से नजर रखो, स्पेशली जब वो फूमिंग के साथ हो, और सोचने लगती है कि उन्होंने जेंग की मॉम को मारा है, मैं जेंग का बदला जरूर लेकर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में जेंग लाओ के लिए खाना बना कर रखता है, जो देखकर लाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि कहीं तुमने चोट तो नहीं लगा ली है। तो जेंग कहता है कि नहीं, असिस्टेंट ने मेरी हेल्प की थी, तुम मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। इस सब में बहुत ज्यादा खुश हो। तो लाओ कहती कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। दिन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओ और जेंग साथ में सो रहे थे, तभी लाओ को चैनली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि जियांग ग्रुप के सीईओ आपसे कॉपरेशन करने के लिए 2 बिलियन देने के लिए भी तैयार है। तो लाओ कहने लगती है कि ठीक है, उन्हें बोल दो कि कल हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो पर्सनली मुझसे मिलने आए। जेंग लाओ को गले लगा लेता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। तो लाओ कहती है कि मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे गले लगाकर सो जाती है। जेंग कहता है कि मैं तुम्हें कल कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो वो पूछती है कि कहाँ पर, तो वो कहता है कि वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में जेंग लाओ को जियांग ग्रुप ले जाता है। लाओ सोचने लगती है कि कहीं यही तो जियांग ग्रुप का सीईओ नहीं है। तभी वहाँ पर लुजिंग आ जाता है। जैसे ही वो जेंग से कुछ कहने चाहता है तो जेंग उसे रोक देता है और लाओ से कहता है कि ये जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो लुजिंग भी समझ आता है और खुद को प्रेसिडेंट कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। लाओ तो लुजिंग को देखती रह जाती है क्योंकि लुजिंग बहुत ज्यादा हैंडसम था। तो जेंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लाओ से कहने लगता है कि क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो लाओ कहती कि नहीं तो तुमसे ज़्यादा नहीं, और उसके गालों पर किस करती है। तभी वहाँ पर कियान आ जाती है, जैसे कि लाओ ने ही आने के लिए कहा था, जो कि मिस सू बनकर पहले भी आई थी। लुजिंग उसे मिस सू समझ लेता है और उससे ही डील की बात करने लगता है और उससे कहता है कि हम 60% लेंगे। तो कियान कहती है कि नहीं, 30%। तो कियान तो 30% प्रॉफिट पर ही अटक जाती है और लुजिंग 45% तक पहुँच जाता है, लेकिन तब भी कियान आगे नहीं बढ़ती। लाओ से कितने ही इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वो हाँ बोलते, लेकिन कियान बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है। तो लुजिंग कियान पर भड़क जाता है कि तुम खुद को समझ क्या रही हो, हम तुम्हें इतना सारा प्रॉफिट के ऑप्शन दे रहे हैं। तो जेंग लुजिंग को शांत करता है और यहाँ पर लाओ को बीच में आना पड़ता है और वो किन को समझाने लगती है कि आपको ये डील एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये डील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कियान को लाओ की बात माननी पड़ती है। पर लाओ बार बार लुजिंग को देख रही थी और सोच रही थी कि किस बेवकूफ़ ने ये बात कही है कि ये मिडिल एज इंसान है, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वही जेंग लाओ को बार बार लुजिंग को देखते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था। नेक्स्ट सीन में लुजिंग जेंग और लाओ पार्टी में गए हुए थे जहाँ पर बहुत सी लड़कियां भी थी, और लुजिंग जेंग से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम लड़कियों में भी इंटरेस्टेड हो। आज मैंने पहली बार तुम्हें किसी के इतने ज्यादा करीब देखा है। अगर तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड थे तो क्यानलू में क्या कमी थी। जो सुनकर लाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो आसपास लड़कियां देखकर जेंग से कहने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसी पार्टी पसंद है। तो जेंग लाओ को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जेंग लाओ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लुजिंग आग में घी डालने का काम कर रहा था और क्यानलू की बार बार बात कर रहा था। जेंग लुजिंग को डांट देता है तो लुजिंग वहां से चला जाता है। जिसके बाद लाओ और जेंग घर जाते हैं तो जेंग लाओ से माफी मांगता है। तो लाओ कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि मैं ही तुम्हारी जिंदगी में इकलौती लड़की हूँ, फिर ये क्यानलू कौन है। तो जेंग कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम एक ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, और लाओ को किस करने लगता है। देन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सो रहे थे और जेंग सोई हुई लाओ को देखकर उसके निशान की तरफ देखता है और कहता है कि अभी भी हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है, और वहीं पर सो जाता है। तभी लाओ की नींद खुलती है और उसका हाथ अपने चेहरे पर जाता है जो थोड़ा मेसी हो चुका था। वो तुरंत बाथरूम में चली जाती है और मेकअप से उस निशान को कवर करने लगती है। तभी जेंग वहाँ पर आ जाता है और उसके चेहरे पर हाथ लगाकर कहने लगता है कि तुम्हारा ये निशान अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो लाओ सोचने लगती है कि इसकी याददाश्त कितनी ज़्यादा तेज है, इसको अभी तक याद है कि मेरे चेहरे पर निशान कैसा है, और उसे कहने लगती है कि मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, इस वजह से ये निशान थोड़ा स्वेल हो चुका है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जेंग को बताता है कि आपके कहने पर मैंने सारे न्यूज़ ब्लॉक कर दिए हैं और मिस यू ने हमारे साथ सारे कॉन्टैक्ट टर्मिनेट कर दिए हैं। जो सुनकर जेंग तो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो असिस्टेंट बताता है कि उनका कहना है कि आप एक नंबर के ठगी इंसान हो। जो सुनकर जेंग तो हैरान हो जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या ये लुजिंग ने किया है। लेकिन मेरे ख्याल से सू ग्रुप की प्रेसिडेंट तो लाओ है, और वो असिस्टेंट से कहता है कि हमारी चैरिटी पार्टी होने वाली है ना, तो उसमें सू ग्रुप की प्रेसिडेंट को भी बुलाओ। तो असिस्टेंट ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में कियान लाओ को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है, जो कि मिस्टर फू यानी जेंग के डैड के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, जो देखकर लाओ खुश हो जाती है। कियान उसे बताती है कि इस दौरान मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे स्टेप डैड तुम्हें हर्ट करने का नया प्लान बना रहे हैं। लाओ से पैसे देती है और कहती है कि तुम बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो, बाकी पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगी। कियान खुश होकर वहां से चली जाती है। देन चैनली आकर लाओ को बताता है कि जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट ने चैरिटी पार्टी रखी है और तुम्हें भी इन्वाइट किया गया है, और पूछता है कि क्या तुम सच में जियांग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हो। तो लाओ कहती है कि तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है।
नेक्स्ट सीन में लाओ रेडी होकर चैरिटी पार्टी में जा रही होती है और जेंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। तो जेंग कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने की वजह से मुझे और टाइम कम करना पड़ रहा है। तो लाओ फिर से सोचने लगती है कि क्या सच में यही जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और इससे पता चल गया है कि मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो जेंग से कहती कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन चैरिटी का होता है जहाँ पर गुई और फुमिंग भी आए हुए थे, और जैसे ही वो जेंग को देखते हैं तो कहने लगते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो एक गरीब इंसान हो और तुम्हारी वो बदसूरत वाइफ तो पूरी पार्टी को खराब कर देगी। तो जेंग फुमिंग से कहने लगता है कि मेरी पसंद तुमसे तो बेहतर ही है, ये तो एक नंबर की बेशरम इंसान है। जो सुनकर गुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो फुमिंग उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी इसे कौन ही अंदर आने दे रहा है क्योंकि यहाँ पर रिचेस्ट बिजनेसमैन आए हुए हैं। फुमिंग लूजिंग को भी देखकर उसे भी सुनाने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, तुमने गलती कर दी जेंग के साथ आकर। तो लूजिंग कहता है कि मैं जियांग ग्रुप का सीईओ हूँ। जो सुनकर दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं और कोई तो कहने लगती है कि हमारा ग्रुप भी आपके साथ कॉपरेशन करना चाहता है, और दोनों ही उसकी चापलूसी करने लगते हैं। तो लूजिंग कहते हैं कि भी मेरे पास बिल्कुल भी इस चीज़ का टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और बताता है कि चैरिटी स्टार्ट हो चुकी है। फिर इसके बाद लूजिंग के साथ जेंग खड़ा हुआ था तो गुई और फुमिंग उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम खुशी मनाओ कि तुम किसी और के साथ आए हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर खड़ने भी नहीं दिया जाता। तभी एक एम्प्लॉय आकर गुई और फुमिंग को कहता है कि आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, आप पीछे जाइए। तो फुमिंग कहने लगता है कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो तुम हमें ऐसे नहीं कह सकते। तो एम्प्लॉय कहता है कि ये जगह मिस सू के लिए रिजर्व है, वो आज आने वाली है। वो कहने लगता है कि मिस सू तो बहुत कम ही दिखती है, वो जरूर आज भी नहीं आएगी, हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय कहने लगता है कि वो आए चाहे ना आए, लेकिन उनके लिए ये जगह रिजर्व है। तभी वहाँ पर लाओ फेस पर मास्क पहनकर वहाँ पर आ जाती है। लाओ को देखकर जेंग सोचने लगता है कि अब मैं श्योर हूँ कि मेरी वाइफ ही सू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। वही लाओ सोच रही थी कि जेंग ने तो कहा था कि उसे और टाइम करना है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही फुमिंग में सू को देखता है तो वो उसे हाथ मिलाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। गुई को यह देखकर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि आखिर तुम उसके पीछे क्यों घूम रहे हो। वो कहता है कि वो सू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। देन चैरिटी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एम्प्लॉय जाकर फुमिंग से कहता है कि आपको मिस सू बुला रही है। तो गुयू भी जाने लगती है। तो एम्प्लॉय कहता है कि मैम सिर्फ रिच बिजनेसमैन से ही मिलती है। तो फुमिंग वहाँ से मिस सू से मिलने के लिए चला जाता है। देन दिखाया जाता है कि लाओ के पास फुमिंग पहुँचता है और वो बिजनेस की बातें करने लगता है। तो वो कहती है कि पहले हमें कुछ और सॉल्व कर लेना चाहिए, और उसे थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि तुमने मेरे जेंग को परेशान करने की कोशिश की तो ये इसकी सजा है, और उसे पीटने के लिए बॉडीगार्ड बुला लेती है और उसे बॉडीगार्ड के हवाले कर चली जाती है। जिसके बाद लाओ जा रही होती है तभी जेंग बीच में आ जाता है और अपना चश्मा निकाल कर उसे देखने लगता है। लाओ तो हैरान हो जाती कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। तो वो उसके करीब जाता है और उसके मास्क को निकाल कर कहता है कि तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला, अब हम बराबर हुए। तो लाओ पूछती है कि तुम्हें ये सब कब पता लगा। तो वो कहता है कि पहले से मुझे ये सब पता था, और उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में फैमिली डिनर दिखाया जाता है जहाँ पर लाओ कियान को भी लेकर आई थी, और कियान मिस्टर फू के साथ बैठ जाती है। लाओ कहने लगती है कि मैं ऐसे जेंग के भाई को बाहर रोड पर कैसे छोड़ सकती थी। जो सुनकर मिसेस फू तो हैरान हो जाती है और वो कियान को थप्पड़ मारने वाली थी। तभी मिस्टर फू खींचकर मिसेस फू को ही थप्पड़ मार देते और कहने लगते हैं कि अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाने की हिम्मत की तो देख लेना, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अब कियान मेरे साथ ही रहेगी क्योंकि इसके पेट में मेरा बच्चा है। मिसेस फू वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर लाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी गुयू लाओ से कहने लगती है कि जरूर ये सब तुमने ही किया होगा, तुम यहाँ पर कियान को क्यों लेकर आई हो। तो लाओ कहने लगती है कि मैं तो कियान के बच्चे को घर देना चाहती थी, और वैसे भी यह मिस्टर फू का बच्चा है तो ये बाहर कैसे रह सकता था। मिस्टर फू गुयू और फुमिंग को भी डांट कर चुप करवा देते हैं और जेंग से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट तुम्हारा दोस्त है, तो तुम फू ग्रुप और जियांग ग्रुप का कॉपरेशन करवाओ। तो जेंग साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग जियांग ग्रुप को डिजर्व करते हैं, और लाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। गुयू लाओ के पीछे आती है और लाओ से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं फू ग्रुप में शादी करने वाली हूँ, तो तुम कियान को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। और सोचने लगती है कि पहले तो फू ग्रुप का फूमिंग ही वारिस था, लेकिन अब एक और कियान के पेट में बच्चा आ चुका है तो उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लाओ कहने लगती है कि मैं तो मिसेस फू को ये जताना चाहती थी कि जब कोई मिस्ट्रेस किसी के हस्बैंड की लाइफ में आती है तो कैसा फील होता है, और गुयू को सुनाकर जेंग को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद गुयू जाकर सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताती है तो दोनों के दोनों काफी गुस्सा कर रहे होते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में लाओ और जेंग रोमांस कर रहे थे और जेंग लाओ से कहता है कि तुम मेरे लिए इतनी ज्यादा अच्छी क्यों हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है। तो वो कहता है कि तुम तो सू ग्रुप की प्रेसिडेंट हो तो कभी ना कभी तो मुझे छोड़ ही दोगी। लाओ कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जेंग लाओ के साथ रोमांटिक होने लगता है। तभी लाओ को चैनली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है, जो सुनकर लाओ तो हैरान हो जाती है। जिसके बाद लाओ हॉस्पिटल में रो रही थी तभी वहाँ पर मॉम डैड और गुयू भी आ जाते हैं और रोने का नाटक करने लगते हैं। लाओ उन लोगों से कहने लगती है कि तुमने ही ग्रैंडपा को मारा है। तो गुयू कहती है कि सर तुमने ही ग्रैंडपा को मारा होगा क्योंकि तुम ही यहाँ पर रहती हो। तो डैड लाओ से कहने लगते हैं कि तुमने मेरे डैड को मारा है, इस वजह से मैं तुम्हें अभी के अभी गु फैमिली से बाहर निकालता हूँ। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। लाओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डैड को सुनाने लगती है कि तुम कितने बेकार इंसान हो, तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की ही पड़ी है। गुयू लाओ को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन लाओ उसे ही थप्पड़ लगा देती है। तो गुयू कहने लगती है कि अब तो ग्रैंडपा भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं है। गुयू भी उस पर हाथ उठाने वाली थी लेकिन लाओ उनसे लड़ने लगती है।
तभी ग्रैंडपा उठ जाते हैं, जिसे देखकर डैड तो हैरान हो जाते हैं कि आप जिंदा हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे बेटे पर शर्म आ रही है। मैं यहाँ पर मरा पड़ा हूँ और तुम अभी भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। लाओ ग्रैंडपा को देखकर स्माइल करने लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लाओ तुरंत हॉस्पिटल आती है और ग्रैंडपा को मोबाइल में मूवी देखते हुए देख कहने लगती है कि आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने ही असिस्टेंट से कहकर तुम्हें ये सब कहने के लिए कहा था। यहाँ पर डैड सफाई देने लगते हैं कि मुझे लगा कि इसने आपको नुकसान पहुंचाया, तो इस वजह से मैंने ये सब कहा। ग्रैंडपा कहते हैं कि बाहर निकलना ये नहीं तुम्हारी फैमिली डिजर्व करती है, क्योंकि मैंने कितनी बार तुम्हें अपनी मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा है। और वो पूरी फैमिली को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी लाओ के नाम कर देते हैं, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपका बायोलॉजिकल सन हूँ। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि तुम मेरे अडॉप्टेड सन हो, जो सुनकर डैड को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं आता और वो कहने लगती है कि आपको मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, इस वजह से आप ये सब झूठ बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर उनका सेक्रेटरी आ जाता है और डैड को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है, जिससे साफ साफ पता चल जाता है कि डैड ग्रैंडपा के बेटे नहीं है, जो देखकर डैड तो हैरान हो जाते हैं। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा नहीं था, इस वजह से हमने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम्हें कभी भी ऐसे एहसास नहीं होने दिया कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। लेकिन तुमने क्या किया, इतने सालों से तुमने लाओ को परेशान किया। और याद करते हैं जहाँ पर मॉम और डैड प्लान बना रहे होते हैं कि वो लाओ के चेहरे को बिगाड़ देंगे, जिसकी वजह से लाओ को उनके मनपसंद इंसान से शादी करनी होगी। यहाँ पर तीनों ही ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी में से 10% मिल सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो तीनों ही शर्त पूछने लगते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर लाओ को कभी भी कोई चोट नहीं लगी तो ये 10% तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर कभी भी लाओ को किसी ने नुकसान पहुंचाया या थोड़ा सा भी कुछ उसे हुआ तो 10% भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा, वो भी लाओ को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ग्रैंडपा सोचने लगते हैं कि शायद इस वजह से तुम कभी भी लाओ को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब डैड को तो मानना ही पड़ता है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और वो एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। लॉयर एग्रीमेंट ले जाता है और पूरी फैमिली भी वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश थे। लाओ ग्रैंडपा से कहने लगती है कि मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप अपना अच्छे से ख्याल रखो। तो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि अब तुम लोगों की शादी हो गई, तो तुम लोग मुझे ग्रेट ग्रैंडसन कब दे रहे हो। जो सुनकर लाओ तो शर्माने लगती है। वही जेंग कहता है कि हम जल्दी आपको ग्रैंडसन दे देंगे। तो लाओ उसे चिमटी करती है। नेक्स्ट सीन में मॉम डैड और गुयू मिस सू यानी कि लाओ के ऑफिस पहुंच जाते हैं और डैड उन दोनों को बताने लगते हैं कि मिस सू ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो पूरी गू फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे दिला सकती है। तो गुयू कहने लगती है कि कोई भी इंसान फ्री में आपकी हेल्प क्यों करेगा। तो डैड कहते हैं कि हाँ, उसने मुझसे 30% शेयर मांगे हैं। तभी वहाँ पर लाओ की सेक्रेटरी आती है और लाओ भी आ जाती है। डैड उससे कहने लगते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लाओ कहती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए। तो डैड कहते कि मुझे बताने में कोई भी शर्म नहीं है कि मिस सू ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे गू फैमिली की प्रॉपर्टी दिला सकती है, चाहे ग्रैंडपा मेरे साथ हो या ना हो। ये बात सुनकर लाओ मुस्कुराने लगती है और असिस्टेंट को इशारा देती है। तो असिस्टेंट कहने लगती है कि मिस सू ने आपसे कहा है कि आपकी हेल्प करने से पहले आपको अपने 10% शेयर हमें ट्रांसफर करने होंगे। तो डैड तुरंत साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर मॉम डैड को समझाती है कि जरूर ये फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन डैड उसकी बात नहीं सुनते और साइन कर देते हैं। लाओ डॉक्यूमेंट पर साइन देखकर हंसने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी। जो सुनकर डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम अपने आप को मिस सू समझ रही हो, मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो लाओ कहने लगती है कि हाँ, मैं वही हूँ, और असिस्टेंट को बताने के लिए कहती है। तो असिस्टेंट बताती है कि हाँ, यही हमारी ऑफिस की प्रेसिडेंट मिस सू है। जो सुनकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं। लाओ कहने लगती है कि तुम एक नंबर के लालची इंसान हो, चलो बढ़िया है, अब तुमने मुझे मेरे 10% भी वापस कर दिया है, और वहाँ से चली जाती है। डैड को तो ये सुनकर सदमा ही लग जाता है। इधर जेंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मिस्टर फू क्यानलू को वापस चैनल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेंग कहने लगता है कि वो वापस नहीं आनी चाहिए, स्पेशली लाओ से तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेंग ड्रिंक करने लगता है। तो लाओ उसे ड्रिंक करते हुए देखकर उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। लाओ जेंग को उसका कार्ड दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इसमें 500 मिलियन है, तो मुझे बताओ कि ये पैसे कहाँ से आए, क्या तुम्हारी इतनी ज़्यादा सैलरी है। एक्चुअल में लाओ ने चैनली को बोलकर कार्ड का अमाउंट चेक कर पा लिया था, और इतना सारा अमाउंट देखकर तो लाओ और चैनली दोनों ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर जेंग लाओ से झूठ बोल देता है कि अमाउंट मेरी मॉम और मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए छोड़ा है। जो सुनकर लाओ को कहीं ना कहीं उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने भी उसे प्रॉपर्टी दी थी। लाओ सोचने लगती है कि मुझे मतलब नहीं है कि तुम कंपनी के सीईओ हो या नहीं, वैसे अच्छा ही है कि तुम जियांग कंपनी के सीईओ नहीं हो, इससे मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रख सकती हूँ। तभी जेंग के पास मिसेस फू का कॉल आता है, जो उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। नेक्स्ट दिन डिनर का दिखाया जाता है, जहाँ पर फूमिंग और मिसेस फू जेंग से हेल्प मांगते हैं कि वह उनकी हेल्प करे, क्योंकि मिस्टर फू हमेशा कैन के साथ ही रहते हैं। और ये सब मिसेस फू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जेंग से सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जेंग उनके साथ कॉपरेशन के लिए मना कर देता है। तो फूमिंग जेंग पर भड़क जाता है। तो मिसेस फू फूमिंग को समझाती है और जेंग से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। तो फूमिंग भी उससे माफ़ी मांगता है और उसे खाना ऑफर करता है। लाओ और फू खाना खाते हैं, जो देखकर फूमिंग और मिसेस फू मुस्कुराने लगते हैं। जेंग और लाओ को तो चक्कर आ रहे थे
और फूमिंग उनसे कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि हमारी हेल्प करो उस ज्ञान और उसके बच्चे से छुटकारा पाने में। और जेंग को धमकी देने लगता है वरना मैं तुम्हें अंधे के साथ लंगड़ा भी बना दूंगा। और लाओ को कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही वो ज्ञान हमारे घर में पहुंची है, तुम्हारे लिए तो बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, आज तुम उन्हें सर्व करोगी। मिसेस फू लाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इस वजह से वो लाओ को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी लाओ ने रोक देती है। मिसेस फू तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि तुम्हें नशा नहीं हुआ है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चैली ने पहले ही मिसेस फू को ड्रग बॉल लगाते हुए देख लिया था, इस वजह से उसने पहले ही बॉल चेंज कर दिए थे। लाओ कहती है कि जो तुम हमें पिलाने वाले थे वो तुम लोगों ने खुद ही कंज्यूम कर लिया है, अब सजा की बारी तुम्हारी है। तभी वहां पर असिस्टेंट आ जाता है और लाओ असिस्टेंट से कहती है फूमिंग जेंग को नुकसान पहुंचाना चाहता था, अब जो ये लोग हमारे साथ चाहते थे वो इन लोगों के साथ होगा। और फूमिंग और मिसेस फू को नशा होने लगता है। जिसके बाद लाओ और जेंग जा रहे थे तभी मिस्टर फू गुस्से में जेंग के पास आते और कहने लगते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने स्टेप मदर के साथ ऐसा करने की, तुमने पहले भी अपने छोटे भाई को कार एक्सीडेंट में मरवाया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जेंग और लाओ को पकड़वा देते हैं तो लाओ कहने लगती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। मिस्टर फू गुस्से में लाओ को थप्पड़ मारते और कहते कि तुम जैसी बदसूरत लड़की को बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। और जेंग को कहते हैं कि तुम लाओ को डिवोर्स दे दो, लेकिन जेंग तो साफ साफ मना कर देता है। तो मिस्टर फू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तभी वहां पर फूमिंग अपनी एक आंख फोड़ी हुई व्हील चेयर पर आ जाता है और मिस्टर फू को कहने लगता है कि इन्होंने देखो मेरे साथ क्या किया है, मैं तो बस इनसे माफी मांगने के लिए गया था, इन्होंने मेरी टांग और आंख दोनों ही फोड़ दी। लाओ कहने लगती है कि तुम सच क्यों नहीं बताते हैं। मिस्टर फू लाओ पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और लाओ को मरवाने का ऑर्डर देते हैं। तभी जेंग लाओ को बचा लेता है और यह देखकर मिस्टर फू तो खुश हो जाते हैं कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। जेंग मिस्टर फू पर ही गुस्सा करने लगता है कि इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है कि मेरी आंखें ठीक है या नहीं। तो मिस्टर फू कहने लगते हैं कि तुम इस लड़की की वजह से अपने बाप को उल्टा जवाब दे रहे हो, मैं तुम्हें फू ग्रुप की प्रॉपर्टी दूंगा। जो सुनकर फूमिंग तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मेरा क्या। तो मिस्टर फू उसे ही सुना देते हैं कि तुम एक आंख से अंधे और लंगड़े हो चुके हो, तुम इस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और जेंग की तरफ देखते हैं तो जेंग पोजीशन लेने के लिए साफ साफ मना कर देता है और वहां से लाओ को लेकर चला जाता है। जिसके बाद जेंग लाओ से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो लाओ जेंग से पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक ट्विंस छोटा भाई भी था। तो जेंग उसे बताता है कि मिस्टर फू का बाहर चक्कर चल रहा था और जब मेरी मदर ने हम दोनों को जन्म दिया तब मिसेस फू ने भी फूमिंग को जन्म दिया था। उसके बाद मिसेस फू ने हमारे हाउस में आने की पूरी तैयारी कर ली थी और इस दौरान उन्होंने मेरे और मेरे भाई का कार एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई, लेकिन मैं बच गया था। और मिसेस फू ने सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया और मेरे डैड ने तो मिसेस फू का ही पूरा पूरा साथ दिया और उन्हें बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। जो सुनकर लाको तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मैं उनसे एक एक पल का हिसाब लूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओ मिस्टर फू से मिलने जाती है। मिस्टर फू लाओ से कहने लगते हैं कि तुम जल्द से जल्द जेंग को डिवोर्स दे दो, क्योंकि जेंग फू ग्रुप का हायर है और मैंने तुमसे कई गुना बेहतर लड़की उसके लिए ढूंढ ली है। तो लाओ तो हंसने लगती है कि क्या बकवास कर रहे हो। तभी वहां पर कैनलू आ जाती है तो लाओ मिस्टर फू से पूछने लगती कि ये कौन है। तो मिस्टर फू उसे बताते हैं कि ये जेंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, ये दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, इसका नाम कैनलू है। कैनलू का नाम सुनकर वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम हो कैनलू। तो कैनलू अकड़ जमाते हुए कहती है कि हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द जेंग को छोड़ दो। तो लाओ उन लोगों से कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और तुम एक पता नहीं कौन सी बेकार सी लड़की को लाकर ये सोच रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मिस्टर वो लाओ को 1 मिलियन ऑफर करते हैं जेंग को छोड़ने के लिए, लेकिन लाओ उस चेक को फाड़ देती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे हैं, इससे तो मेरा एक बैग भी नहीं आएगा। तो कैनलू से कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं सू ग्रुप की सेल्स डायरेक्टर हूँ। जो सुनकर लाओ सोचने लगती है कि इस गधी को किसने हायर किया, मैं उसकी सैलरी कट कर लूंगी। तभी वहां पर जेंग आ जाता है। कैनलू जेंग से बड़े प्यार से बात करने लगती है कि हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो जेंग तो कैनलू को पूरी तरीके से इग्नोर करता है, जो देखकर कैनलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस्टर फू जेंग से कहने लगते हैं कि कैनलू के आने पर मैंने एक पार्टी रखी है, तो तुम इसे शॉपिंग करवाओ और खुद वहां से चले जाते हैं। फू जेंग लाओ से कहने लगता है कि तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक बेड चाहिए जिसमें से आवाज़ ना आए, तो क्यों ना हम भी शॉपिंग पर चले। तो लाओ तो तुरंत मान जाती है। ये सब देखकर कैनलू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन मॉल का होता है जहाँ पर जेंग बस लाओ के एक क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा होता है और उसके लिए ये चीज़ें पसंद कर रहा था। लाओ बहुत सा सामान खरीद लेती है। जेंग लाओ के क्रेडिट कार्ड से ही बिल पेमेंट करता है। तभी कैनलू जेंग से कहने लगती है कि मेरे सामान का क्या। तो जेंग कहता है कि ये तुम्हारा सामान है तो तुम इसका बिल खुद पे करो, वैसे भी मेरी वाइफ ने जो भी सामान खरीदा है वो सब अपने पैसों से खरीदा है, मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, तो मैं तुम्हारा बिल क्यों पे करूँ। लाओ भी कैनलू से कहने लगती है कि तुम तो डायरेक्टर हो ना, तो इतने पैसे तो पे कर ही सकती हो। लाओ जेंग को वहां से ले जाती है। कैनलू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आज तक कभी भी जेंग ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, उसे खुद का बिल पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन पार्टी का होता है जहाँ पर लाओ जेंग से फोन पर बात कर रही थी कि तुम कब तक आओगे। तो जेंग कहता है कि अभी तो मैं मीटिंग में हूँ, बस निकल ही रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, लेकिन तुम ध्यान रखना ये पार्टी मिस्टर फू ने अरेंज की है। तो लाओ कहने लगती कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी और कॉल कट करती है। तभी वहाँ पर कैनलू आ जाती है और वो लाओ से कहने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लाओ कहती है कि मेरा हस्बैंड बस आता ही होगा इसीलिए उसका वेट कर रही हूँ। तो कैनलू की नज़र तभी लाओ की रिंग पर पड़ जाती है जो फू फैमिली की थी
और वो सोचने लगती है कि ये तो मेरे हाथ में होनी चाहिए, और वो लाओ से कहने लगती है कि तुम पार्टी में आई हो तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर आई। तो लाओ कहने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कैन लो उसकी रिंग मांग लेती है। लाओ मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बस इतना ही, और अपनी रिंग उतार कर उसे दे देती है। तो कैन लो लाओ से कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, ये रिंग फू फैमिली की निशानी है और तुमने मुझे दे दी। तभी कैन लो को खुजली होने लगती है, जिससे कैन लो कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ट्रिक की, और उसकी तरफ कुछ मारती है, जिससे लाओ के फेस पे चोट लग जाती है। लाओ तो उसे 2-3 थप्पड़ जड़ देती है। तभी वहाँ पर लूजिंग आ जाता है और लाओ से कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर जेंग भी आ जाता है और लूजिंग को सुनाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को कुछ कहने की। तो लूजिंग कहने लगता है कि क्या तुम्हें रियल सिचुएशन पता है, इसने कैनलो को मारा है। तो लाओ भी जेंग के सामने नाटक करने लगती है कि पहले इसने ही मुझे मारा था, देखो मुझे चोट भी लग गई है और इसने मुझसे मेरी रिंग भी छीन ली। जेंग गुस्से में कैनलो के हाथ से रिंग निकालता है और लूजिंग से कहने लगता है कि देखो इसके हाथ में रिंग है जो कि मेरी वाइफ की है, और कैनलो को धमकी देता है कि आज के बाद तुमने मेरी वाइफ के साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और लाओ को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कैनलो को देखने के लिए डॉक्टर आया था और वो लूजिंग से कहता है कि इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इन्हें हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देना चाहिए। कैनलो तो डॉक्टर पर ही भड़क जाती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और डॉक्टर को वहाँ से भगा देती है। लूजिंग कैनलो को काम डाउन करने की कोशिश करता है, तो कैनलो से कहने लगती है कि मैं जेंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे वो चाहिए, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो लूजिंग उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद लाओ बहुत ज़्यादा खुश थी और जेंग को बता रही थी कि मैंने उसे खींच खींच कर बहुत सारे थप्पड़ मारे। तभी जेंग को कैनलो का कॉल आ जाता है। लाओ उसका फ़ोन स्पीकर पर कर देती है। कैनलो जेंग से कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूंगी। तो जेंग कहने लगता है कि सब मेरा क्या लेना देना, तुम्हें जो मन में आए वो करो। तो वो कहती है कि क्या तुम हमारे ट्विंस को भूल गए हैं जो मैंने जन्म दिए थे। तो जेंग कहता है कि मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है और कॉल कट कर देता है। लाओ को तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जेंग लाओ को समझाने लगता है कि मेरा और उसका कभी भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। लाओ से कहती है कि क्या उसने बच्चे को जन्म दिया है। तो जेंग कहता है कि हाँ। तो लाओ कहती है कि फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारा और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं नहीं चाहती कि बच्चे ऐसे रोड पर फिरे, और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो जेंग कहते कि तुम कहाँ जा रही हो, और उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लाओ जेंग को लेकर कैनलो के पास पहुंचती है और उससे कहने लगती है कि इसके सामने सब कुछ कहो। तो जेंग कैनलो से कहने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मेरा और तुम्हारा कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा है, क्या तुम पागल हो गई हो। तो कैनलो कहती कि क्या तुम भूल गए हो, 7 साल पहले तुम और मैं एक साथ सोए थे। तो जेंग कहता है कि 7 साल पहले मैं जिसके साथ सोया था वो तुम नहीं बल्कि मेरी वाइफ लाओ थी। जो सुनकर लाओ तो हैरान हो जाती है कि क्या हम पहले भी मिले थे। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो लूजिंग लाओ को बच्चों की फोटो दिखाता है। लाओ सोचने लगती है कि इनकी शक्ल तो थोड़ी थोड़ी जेंग से मिलती है, और वो जेंग को ही कहने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट के साथ आ जाता है और सबके सामने डीएनए नेगेटिव आता है, जो देखकर जेंग रिपोर्ट कैनलो की तरफ फेंकता है और कहने लगता है कि खुद अपनी आंखों से देख लो, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, एक्चुअल में ये बच्चे फूमिंग के हैं। जो देखकर कैनलो तो हैरान हो जाती है और लाओ बड़ी खुश। कैनलो गुस्से में लाओ से ही कहने लगती है कि ये जो तुम्हारी वजह से हुआ है। तो लाओ कहती है कि इसमें मैंने क्या किया है। कैनलो जेंग से कहने लगती है कि तुम इसके साथ 2 ही वजह से हो सकते हो। पहले क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी दिखती है, और दूसरा ये कि इसके स्टेप पेरेंट तुम्हारी मॉम के मर्डर में इन्वॉल्व थे, इसलिए तुम इससे रिवेंज लेना चाहते हो। तो जेंग लाओ को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन लाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं इसके जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती, और रही बात उन लोगों से बदला लेने की, तो वो तो मैं खुद उनसे बदला लूंगी। ख्यालों को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहने लगती है कि अगर ये ना रही तो तुम मेरे हो जाओगे, और उस पर चाकू से अटैक कर देती है। जेंग तुरंत लाओ को बचा लेता है और ख्यालों को लाओ से दूर करता है, और लुजिंग से कहने लगता है कि तुम स्टार्टिंग से इसका साथ दे रहे हो ना हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। तभी लुजिंग को कॉल आता है जो उसे बताता है कि कंपनी के 30% शेयर गिर चुके हैं। जो देखकर लुजिंग तो हैरान हो जाता है। जेंग कहता है कि मैंने तुम्हें अपने भाई जैसा समझा था, लेकिन तुमने क्या किया। क्यानू से कहो कि मेरी वाइफ से माफ़ी मांगे, तो क्यानू तो साफ साफ मना कर देती है। तभी लाओ भी लुजिंग को सुनाने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी लुजिंग को दोबारा कॉल आता है कि उसके 30% शेयर और गिर चुके हैं। जेंग कहता है कि तुम क्यानू से कहो कि ये मेरी वाइफ से नील डाउन होकर माफ़ी मांगे, वरना तुम्हें बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लुजिंग को तो कुछ समझ नहीं आता और वो क्यानू को जबरदस्ती नील डाउन करवा देता है और माफ़ी मांगने के लिए कहता है। क्यानू तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगती। लुजिंग कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी पूरी तरीके से डूब जाए, प्लीज़ माफ़ी मांग लो। तो वो माफ़ी मांग लेती है। लाओ कहती कि अगली बार मेरे सामने मत आ जाना, वरना देख लेना क्या होगा, और जेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। लुजिंग कैनू से माफ़ी मांगने लगता है और उसे गले लगा लेता है। कैनू लुजिंग से कहने लगती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो उस लाओ को मार डालो। और लुजिंग तो उस पागल के प्यार में खुद भी पागल हो गया था और ऐसा करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद लाओ जेंग से पूछती है कि तुमने कहा था कि हम 7 साल पहले मिले थे। तो जेंग कहता है कि क्या तुम भूल गई हो। तो लाओ को तो कुछ भी याद नहीं था। तो जेंग उसे बताता है कि 7 साल पहले
मिसेस फू और फूमिंग मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए अब्रोड लेकर गए थे और वहां पर उन्होंने मेरी आंखों पर अटैक किया था। मैं बचकर वहां से भागता हुआ आ रहा था, वहीं पर तुम अपने ग्रैंडपा से बात कर रही थी। तभी तुम्हारी नज़र मुझ पे पड़ती है और तुम मेरी हेल्प करने आ जाती हो। तो लाओ को भी सब कुछ याद आ जाता है कि अच्छा तो वो तुम थे। तो जिंग कहता है कि हाँ वो मैं था। तो लाओ कहने लगती है कि क्या तुमने स्टार्टिंग से ही मुझे फंसाने की कोशिश की है। तो जिंग कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लाओ से पूछने लगती है कि क्या तुमने मुझसे कुछ और भी छुपाया है। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि अगर मुझे कुछ पता चला ना तो फिर देख लेना। नेक्स्ट सीन में लाओ के ऑफिस में मॉम और डैड पहुंच जाते हैं और उसे कहने लगते कि हमारे 10% वापस करो। तो लाओ कहने लगती कि तुम होते कौन हो, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे काले कारनामे मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे तुम लोगों से जेंग का बदला भी लेना है। तुम लोगों ने मिसेस वू के साथ मिलकर जेंग की मॉम को मार डाला था। तो मॉम डैड सोचने लगते हैं कि इसे ये सब कैसे पता और कहने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो लाओ उनकी पुरानी चैट दिखाती है जिसे देखकर मॉम तो हैरान हो जाती है और पेपर्स फाड़ देती है और कहने लगती है कि हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं। डैड कहने लगते हैं कि चाहे तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो लेकिन हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तो लाओ कहने लगती है कि जिसने अपने खुद के बाप की इज्जत नहीं की वो ये सब बोल रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ग्रैंडपा की बीमारी के पीछे भी तुम लोगों का ही हाथ है और जो चेहरे पे निशान है वो भी तुम्हारे ही काम है। तो मैं तुम लोगों से एक एक बात का बदला लूंगी। और चैनली को कहती आज के बाद इन लोगों को मेरे ऑफिस में मत आने देना और उन्हें धक्के मारकर वहां से निकलवा देती है। और चैनली उसे बताता है कि आपका शक सही है, आपके कहने पर हमने इन्वेस्टिगेशन की और इसे पता चला है कि जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट एक्चुअल में आपके हस्बैंड ही है। तो लाओ कहने लगती है कि मेरी उससे कल ही बात हुई, उसने मुझसे कहा कि उसने मुझसे कोई और बात नहीं छुपाई, अब मैं बताती हूँ उसे। इधर जेंग अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा था, तभी असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर मैडम आई हैं और वो सू ग्रुप की प्रेसिडेंट बनकर आई है और जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलना चाहती है। जेंग तो घबरा जाता है और कहने लगता है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया और वो तुरंत अपने कलीग के साथ सेट एक्सचेंज कर लेता है। लाओ मीटिंग रूम में पहुंचती है और जेंग को कहने लगती है कि तुम्हारा ऑफिस तो बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जेंग कहता है कि मैं तो फू ग्रुप की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया था। लाओ उसका कान पकड़ती है जिसे देखकर जेंग समझ जाता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर नहीं, हम कहीं और अकेले में बात करते हैं, वहाँ पर तुम मुझे अपनी सज़ा सुना देना। इसके बाद जेंग लाओ को एक्सप्लेन करता है कि मैंने तुम्हें इसलिए ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब मैं अपना बदला पूरा कर लूँगा उसके बाद तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्योंकि उन्होंने मेरे ग्रैंडपा को मारा, मेरे भाई को मारा और मेरी मॉम को भी मार डाला, तो मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। तो लाओ कहती है कि तुमने मुझसे कुछ और तो नहीं छुपाया है। जेंग कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगली बार से तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। जिसके बाद दोनों खाना खाने वाले थे, तभी उन्हें खाने में कुछ गड़बड़ी लगती है और वहाँ पर रेस्टोरेंट के मालिक और वेटर को बुलाया जाता है। वेटर ने लाओ और जेंग के खाने में जहर डाला था। वो बताती है कि किसी औरत ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था और मुझे पैसे भी दिए थे। तो लाओ गुयू की फोटो दिखाती है, तो वेटर हाँ कहती है कि हाँ यही वो लड़की थी। इसके बाद लाओ गुयू के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खाने में जहर डालकर मुझे मारना चाहती थी। तो गुयू से कहने लगती है कि तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे पास पहले ही सू ग्रुप है, तो तुम गो फैमिली की प्रॉपर्टी क्यों चाहती हो, चुपचाप हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दो। लाओ कहने लगती है कि मैं तो तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। तभी मॉम पीछे से लाओ पर पॉइजन इंजेक्ट कर देती है और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। लाओ बेहोश हो जाती है, तभी वहाँ पर जेंग आ जाता है और उन लोगों से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की। असिस्टेंट कहने लगता है कि हमें मैडम को तुरंत इमरजेंसी ले जाना चाहिए। तो मॉम कहने लगती है कि उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। तो जेंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मॉम कहती है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए और सू ग्रुप के भी 30% शेयर चाहिए और इसके अलावा हमें 1 बिलियन भी चाहिए। जो सुनकर चैनली कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे पता है कि फिर भी तुम वो नहीं दोगे। लेकिन जेंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ और असिस्टेंट को इशारा करता है। तो असिस्टेंट 1 बिलियन का कार्ड उन्हें दे देता है और कहता है कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें बाद में साइन करवा दूंगा। मॉम एंटीडोट जेंग को दे देती है और जेंग लाओ को उठाकर वहां से ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जेंग को बताता है कि ये एंटीडोट बेकार है, किसी भी काम का नहीं है और जो पॉइजन लाओ को दिया गया है उसका भी कोई भी एंटीडोट नहीं बना है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि लाओ नहीं बच सकती। तो डॉक्टर कहता है कि अगर जल्द से जल्द इसका एंटीडोट नहीं मिला तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जेंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उन दोनों औरतों ने मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उन लोगों को पकड़ कर लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ने गुयू और मॉम की बहुत ज्यादा कुटाई कर दी थी और उसे जेंग के पास लेकर आए थे। जेंग उसे कहने लगता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जो भी हमारे पास सबूत है और उन्होंने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की है वो वाले सबूत भी पुलिस को दे दो, इन्हें अब जिंदगी भर जेल में गुजारना पड़ेगा। और वहां से चला जाता है। गुयू और मॉम तो गिड़गिड़ाने लगते हैं। जिसके पास जेंग लाओ का ख्याल रख रहा था, तभी वहां पर क्यानलू और लूजिंग आ जाते हैं, जिसे देखकर जेंग कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्यानलू कहने लगती है कि मैंने सुना है कि ये जल्दी मरने वाली है, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हैं। वही लूजिंग भी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इसे बचाने में हेल्प कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी कि तुम मेरे साथ दोबारा से कॉपरेशन कर लो। लेकिन जेंग दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है और वहां से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू, मिसेस फू और ग्रैंडपा जेंग को समझा रहे थे कि लाओ जल्दी मरने वाली है, तो तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जेंग ग्रैंडपा को चुप करवा देता है। वही मिसेस फू सोच रही थी कि मैंने इस प्रॉपर्टी को छीनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसके भाई को मारा, इसकी मॉम को मारा, यहाँ तक कि इसके नाना जी को भी मार डाला।
और जेंग से कहने लगती है कि ग्रैंडपा तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं, तुम्हारे लिए हमने एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ रखी है। तभी वहाँ पर लाओ के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी में टांग अड़ा रहे हो। जेंग ग्रैंडपा से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लाओ को कभी नहीं छोड़ने वाला। तो ग्रैंडपा लाओ से मिलने अंदर चले जाते हैं। जेंग के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो जेंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वाइफ को डिस्टर्ब करो, तो यहाँ से चले जाओ। तो मिस्टर फू जेंग पर ही भड़क जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा का असिस्टेंट आकर बताता है कि लाओ मरने वाली है। तभी डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। जेंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वही ग्रैंडफादर जेंग को कहने लगते हैं कि हमने कैनलू को तुम्हारे लिए पसंद किया है, अब लाओ मरने वाली है तो तुम कैनलू से शादी कर लेना, हमने कल तुम्हारी शादी तय की है। तो जेंग उन्हें कहने लगता है कि अंदर लाओ अपनी जिंदगी से लड़ रही है और तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। जेंग कहता है कि चाहे लाओ रहे या ना रहे, मैं कैनलू से शादी कभी नहीं करने वाला। इसके बाद जेंग और लाओ के ग्रैंडपा काफी ज्यादा चिंता में थे। तभी वहाँ पर कैनलू आ जाती है और जेंग का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि लाओ तो अब मरने वाली है, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हैं, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तभी ग्रैंडपा कैनलू पर भड़क जाते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर को देखने आई हो या अपना टाका फिट करने हैं। तो जेंग कहने लगता है कि हम तो यहाँ पर अच्छे इंटेंशन के साथ आए हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तुम्हारा अच्छा इंटेंशन है जहाँ पर तुम विश कर रहे हो कि मेरी ग्रैंड डॉटर मर जाए। तभी वहाँ पर जेंग के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि लाओ जल्दी मरने वाली है, तो आप क्या चाहते हैं कि जेंग हमेशा अकेले ज़िंदगी बिताए, उसे शादी तो करनी होगी। मिस्टर फू भी कहने लगते हैं कि अब तो जेंग को हमारे पास ही वापस आना होगा। तभी अंदर से लाओ आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जेंग लाओ को गले लगा लेता है। लाओ कहती है कि मैं तो बस सोई हुई थी, सारा हार्ड वर्क तो तुम लोगों ने किया है। मिसेस फू कहने लगती है कि तुम अभी तक बस नाटक कर रही थी। जैसे ही मिसेस फू लाओ के चेहरे पर निशान नहीं देखती है तो वो लाओ से पूछती है कि तुम्हारा वो निशान कहाँ गया। तो लाओ कहने लगती है कि मेरे फेस पर कभी भी कोई निशान नहीं था, मैं तो बस नकली निशान बनाकर तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, और अगर मैं अभी वाला नाटक नहीं करती तो मेरे पास सबूत इकट्ठे करने का टाइम नहीं होता। तभी वहाँ पर चैनली आकर सबूत देता है। लाओ सारे सबूत मिसेस फू के ऊपर मारती है और कहने लगती है कि ये सब उन चीज़ों के सबूत है जो कांड तुमने किया है, और डैड को बताती है कि इसने कियान के बच्चे को भी मार दिया है। जो सुनकर मिस्टर फू तो मिसेस फू पर भड़क जाते हैं, उन्हें थप्पड़ मारते हैं और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। मिसेस फू सबसे कहने लगती है कि इस प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार बनता है और किसी का नहीं, इसलिए मैंने सबको मार दिया, और तुमने तो जेंग के नाना जी को भी मार दिया था। तो मिस्टर फू कहने लगते हैं कि मैं क्या करता, वो कभी भी मुझे अपना सन इन लॉ नहीं मानते थे, इवन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी जेंग के नाम कर दी थी, तो मुझे उन्हें मानना पड़ा। लाओ कहती है कि तो फिर अब तैयार हो जाओ अपनी ज़िंदगी जेल में बिताने के लिए, और चैनली पुलिस वालों को बुलाता है और वो मिस्टर फू और मिसेस फू को पकड़ लेते हैं। मिसेस फू कहने लगती है कि चाहे तुम्हारे चेहरे पर वो निशान नहीं है, लेकिन तुम कभी भी कैनलू की बराबरी नहीं कर सकती क्योंकि वो सू ग्रुप के डायरेक्टर हैं। पुलिस उन्हें वहाँ से ले जाती है। लाओ कैनलू के पास आती है और कहने लगती है कि डायरेक्टर होने का तुम्हें कुछ ज़्यादा ही घमंड है ना, तो आज के बाद तुम सू ग्रुप के डायरेक्टर नहीं रहोगी। तो कैनलू कहने लगती है कि तुम होती कौन हो। लाओ कहती है कि प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ। तो कैनलू उस पर हंसने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सपने देख रही हो। तभी कैनलू को कॉल आता है जहाँ पर वो फायर हो चुकी थी। कैनलू लूजिंग से कहती है कि प्लीज़ कुछ करो। तो लूजिंग कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। जेंग के ग्रैंडफादर लाओ से कहने लगते हैं कि तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, तुम ही जेंग के लिए बिल्कुल सूटेबल हो। और जेंग से कहने लगते हैं कि आज के बाद फू ग्रुप तुम्हारा हुआ। तो जेंग प्रॉपर्टी लेने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले ही जियांग ग्रुप है, मैं पहले ही जियांग ग्रुप का सीईओ हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो अच्छा ही है, अब जियांग ग्रुप और फू ग्रुप दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ऊंचाइयों पर जाएंगे। लेकिन जेंग साफ साफ मना कर देता है और कहता है ये तुम अपने ग्रेट ग्रैंडसन को दे देना। तो लाओ ग्रैंडफादर को कहती है कि हाँ आपके पास तो पहले से ही ग्रेट ग्रैंडसन है, और गुयू की तरफ देखती है। तो गुयू कहने लगती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी चैनली आकर लाओ को बताता है कि हॉस्पिटल से कॉल आया है, हमें ग्रैंडपा के लिए डोनर मिल चुका है। जो सुनकर लाओ और जेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लाओ के ग्रैंडपा को वहाँ से ले जाते हैं। ग्रैंडफादर कैनलू से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास फूमिंग के बच्चे हैं, तो अब से तुम हमारी निगरानी में रहोगी और तुम्हें फूमिंग से शादी करनी होगी। तो कैनलू तो मना करने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा उसे ज़बरदस्ती उठा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा के सर्जरी की डेट कल की थी। सभी लोग काफी खुश थे कि अब जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद लाओ और सिंह कार में जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी उनकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। लाओ को होश आता है और वो कार से निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। तभी वहाँ पर कैनलू आ जाती है और लाओ के सामने एक कंडीशन रख देती है कि अगर तुम जेंग को डिवोर्स दे दोगी तो मैं उसे बचा लूंगी। लाओ जेंग की कंडीशन देखकर उसे हाँ बोल देती है। एक्सिन में हॉस्पिटल में कैनलू जेंग का ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ पर लाओ जेंग को देखने के लिए आ जाती है। तो लाओ को देखकर कैनलू कहने लगती है कि तुम मरी नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जेंग को डिवोर्स दे दोगी, तो यहाँ पर क्या करने आई हूँ। तो लाओ कहती है कि मैं बस उसे देखने आई हूँ। तो कैनलू से बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी जेंग को भी होश आ जाता है
लाओ तुरंत जेंग के पास आती है, लेकिन जेंग लाओ को नहीं पहचान पाता, जो देखकर लाओ तो हैरान हो जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर बताता है कि जेंग की याददाश्त चली गई है और इसका पूरा फायदा कैनलू उठाती है और वो जेंग से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और हमारी शादी को बहुत टाइम हो चुका है और हमारे तो बच्चे भी हैं। लेकिन जेंग उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा होता। लेकिन जेंग को लाओ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील होती है और वो लाओ से पूछने लगता है कि तुम्हें देखकर मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। तभी कैनलू लाओ को धक्के मारकर वार्ड से बाहर निकाल देती है और उससे कहती है कि आप जेंग से दूर रहो। तभी कैनलू से मिलने के लिए लूजिंग आता है और कैनलू लूजिंग को थैंक यू कहती कि तुम्हारी वजह से मैं उस ऑलमैन से भाग पाई। लूजिंग सोचने लगता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया है। अब जेंग की याददाश्त जा चुकी है तो जियांग ग्रुप और फू ग्रुप दोनों के पास प्रेसिडेंट नहीं है, तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। जिसके बाद लूजिंग जियांग ग्रुप पहुंच जाता है और वहाँ के शेयर होल्डर्स से कहने लगता है कि जेंग की मेमोरी जा चुकी है और अब वो इस कंपनी को नहीं संभाल सकता, तो इससे अच्छा कि तुम अपने शेयर मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो, जिससे मैं अच्छे से इस कंपनी को चला पाऊंगा, क्योंकि जेंग के पास 45% शेयर है। अगर तुम लोगों ने 51% शेयर मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिए तो मैं इस कंपनी को डूबने से बचा सकता हूँ। तभी वहाँ पर लाओ आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। तो लूजिंग कहता है कि आखिर तुम होती कौन हो। तो लाओ कहती कि मेरे पास इस कंपनी के 51% शेयर है, जो सुनकर लूजिंग तो हैरान हो जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लाओ जा रही थी, तभी असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि लूजिंग शेयर होल्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जो आप बोल रहे थे शायद ऐसा हो सकता है। तो जेंग के पास पहले ही 45% शेयर है और इसके अलावा भी उन्होंने जियांग ग्रुप के 6% सीक्रेटली शेयर अपने पास रखे हुए हैं। तो आप उन शेयर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके पास 51% शेयर हो जाएंगे। लूजिंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास अगर 51% है तो भी क्या, वैसे भी ये लोग तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोग बस जेंग की ही बात मानते हैं और जेंग तो पूरी तरीके से सब कुछ भूल चुका है। तभी वहाँ पर जेंग आ जाता है और कहने लगता है कि मैं अपनी वाइफ को क्यों भूलूंगा, और लूजिंग से कहने लगता है कि तुमने मेरी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, और असिस्टेंट से कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि इसने ही हमारा कार एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी और इतना ही नहीं, इसने मेरी प्रॉपर्टी भी हड़पने की कोशिश की है। असिस्टेंट लूजिंग को वहाँ से ले जाता है, तभी वहाँ पर कैनलू आ जाती है और ये सब देख लेती है और जेंग से कहने लगती है कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था। तो जेंग कहता है कि हाँ, उसने पहले ही असिस्टेंट को बोलकर लूजिंग और कैनलू पर नजर रखवाई थी, जिससे उसे सब कुछ पता चल चुका था कि लूजिंग ने कैनलू को ग्रैंडफादर के पास से भगाया है और उन्हीं लोगों ने कार एक्सीडेंट करवाया था। लाओ कैनलू को वार्न करती है कि अगली बार से मेरे पति पर आंख उठाने की हिम्मत भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जेंग को वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा की सर्जरी होने वाली थी। लाओ काफ़ी ज़्यादा चिंता में थी और रो रही होती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जेंग ने मेरे लिए बेस्ट सर्जन मंगवाए हैं, वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। तभी नर्स आकर ग्रैंडपा को वहाँ से ले जाते हैं। वही जिसके बाद ग्रैंडपा को मारने के लिए कैनलू पहुंच जाती है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में वो देखती है यहाँ पर चैंडी सोया हुआ है। चैंडी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ये पूरा हॉस्पिटल हमारा है, तो जैसे ही किसी ने तुम्हें यहाँ पर देखा तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, तुम यहाँ पर आई हुई हो, हमें पता था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करने वाली हो, इसलिए ग्रैंडपा को पहले ही दूसरे ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया है। तभी वहाँ पर जेंग और लाओ भी आ जाते हैं और कैनलू लाओ पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जेंग उसे बचा लेता है। लाओ कहने लगती है कि तुम जरूर पागल हो, तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। तभी लाओ बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लाओ के आसपास सभी लोग नर्वस खड़े हुए थे। जब लाओ को होश आता है तो वो सबकी शक्ल देखकर कहने लगती है कि तुम लोग इतने ज़्यादा नर्वस क्यों लग रहे हो। तो यहाँ पर लाओ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जेंग से पूछती है कि कैनलू का क्या हुआ। तो असिस्टेंट बताता है कि हमने उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया था, जहाँ पर पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और जब से ग्रैंडपा को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब से वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो लाओ कहती है कि क्या ग्रैंडपा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो जेंग कहता है कि हाँ, ग्रैंडपा आप बिल्कुल ठीक है, और लाओ से पूछने लगता है कि तुम क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। तो लाओ मुस्कुराने लगती है कि क्या तुम बनाओगे। तभी वो जो जेंग बुक पढ़ रहा था उसे निकाल लेती है और कहने लगती है कि ये तो अपनी वाइफ को खुश करने की बुक है। और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।